हेलो बच्चों, आज फिर हम एक साथ हैं और हम आपके 11th क्लास पाठ्य पुस्तक मकरंद पार्ट 1 है ना, उसके पाठ 4 ब्रह्मश्री कविता को समझते हैं। आपने अभी तक इससे पहले के सभी पाठों को पढ़ लिया होगा, ऐसा मैं सोच रही हूँ। क्या सही है? और नहीं पढ़ा है तो पढ़ लें। पाठ 4 ग्रामश्री। ये कविता सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है और इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ उत्तर प्रदेश में। और इसके साथ ही ये हिंदी, संस्कृत, बांग्ला आदि और अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान रखते थे। और ये प्रकृति के सकुमार कवि थे। सकुमार कवि माने प्रकृति की सुंदरता का ही वर्णन करते थे, उसके सुंदर रूप का। और इसके साथ ही इन्होंने ग्राम्य युगांत, वीणा पाड़, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, चिदंबरा, लोकायतन आदि प्रमुख हैं। ये इनकी रचनाएं हैं। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति की सुंदरता के उपासना माने इसी की पूजा करते रहे हैं, है ना। इनके हृदय में हमेशा प्रकृति के प्रति ही सुंदर भाव रहे हैं। और ग्रामश्री कविता में इन्होंने ग्रामीण जीवन का, गांव के जीवन का और उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। खेतों में जो दूर दूर तक फसलें हैं वो कोमल हरियाली के समान लगती हैं। और यहाँ उन्होंने गांव के पेड़ पौधे, चिड़िया, फल फूल, नदियों आदि अनेक जो उपादान हैं, माने अनेक जो भी दृश्य हैं, उसे दिखाने का प्रयास किया है। देखिए, बहुत ही आसान सी कविता है, आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगी अपने आप ही। इसलिए बहुत इसको थोड़ा जल्दी में समझेंगे, ठीक है। फैली के अब सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, है ना। आपका जो प्रसंग बनेगा पूरी कविता का एक ही होगा, कि संदर्भ तो वही है कि, और प्रसंग भी एक ही समान होगा कि पूरे में खेतों की, है ना, खेतों की हरियाली। और ये यहीं से ले लेंगे प्रसंग कि प्रस्तुत कविताओं में उन्होंने प्रकृति, ग्राम श्री, गांव की सुंदरता का वर्णन किया है और वहाँ के ग्राम प्रकृति के सुंदर दृश्य दिखलाए हैं। खेतों की फसलों, फलों, फूलों का वर्णन किया है। अब जो संदर्भ है वो इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत पद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक मकरंद पाठ 4 शीर्षक ग्रामश्री कविता से लिया गया है और इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। देखिए, फैले खेतों में दूर तलक, सुमित्रा नंदन पंत जी के अनुसार खेतों में दूर दूर तक मखमल सी कोमल हरियाली, मतलब जो फसलें बिछी हुई हैं वो मखमल की चादर के समान लगती हैं। और उसमें लिपटी जिसमें रवि की किरणें, और इस जो फसलों पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि मखमल की चादर पर चांदी का जाल बिछा हुआ, उजला माने चमकता हुआ चांदी का जाल बिछा हुआ। कि खेतों में दूर दूर तक फसलें हैं और ये फसलें ऐसी लगती हैं, आपको इमेजिन, कल्पना हो रही है कि ऐसी लगती हैं जैसे हरी मखमल की चादर हो और सूरज की किरणें उस पर पड़ती हुई ऐसे लगती हैं और वो चमक रही हैं, तो लगता है कि मखमल की चादर पर चांदी की तार बिछी हुई हो, जैसे चांदी से के धागे से एम्ब्रॉयडरी कर देते हैं ना, उसी के बारे कहा जा रहा है। ये लिखना नहीं है मगर। हाँ, तिनके के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा झलक, हिलता हुआ हरित हरा, रुधिर माने लहू, झलकता हुआ माने दिखाई दे रहा है, झलक के ट्रांसपेरेंट है वो। तो तिनका माने घास का एक तृण, एक तिनका ले लेंगे घास का। तो तिनके क्या, जो तिनके हैं वो हरे हरे हैं और पारदर्शी हैं, ट्रांसपेरेंट है, और उसमें से जो ऐसा लगता है कि हरा लहू झलक रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ जो आसमान है वो धरती पर, श्यामल माने श्यामल, ये जो श्यामल धरती है, जो सावली धरती है, इस पर नव आकाश अपना नीला फलक माने आवरण डालकर
जैसे नीला फलक, नीला आवरण डालकर झुका हुआ हो। श्यामल, सांवली, इस हाँ, श्यामला माने होता है कि कृषि वाली भूमि है ना, हरी भरी भूमि। तो इस भूमि पर आकाश अपना हमेशा, चिर माने हमेशा रहने वाला, नीला आवरण ढालकर झुका हुआ हो। रोमांचित सी लगती वसुधा आई गेहूं जौ में बाली। गेहूं और जौ में बाली आ गई हैं। अरहर, अरहर और सनई, ये सब सोने के समान फल फूल रही हैं। तो रोमांचित सी लगती वसुधा, जब सब फसलें फल फूल रही हैं तो जो धरती है वो नई नवेली दुल्हन की तरह रोमांच का अनुभव कर रही है। और फसलें हैं तो कटेंगी भी, लेकिन हरी भरी अभी है, तो दोनों भाव है, खुशी भी है धरती को और भय भी है। तो यही स्थिति रोमांच कहलाती है। तो नई नवेली दुल्हन की तरह जो वसुधा धरती है उनने रोमांच का अनुभव कर रही है। जो अरहर है उसके वो पक चुकी है और उसमें से दाने घुंघरू के समान बज रहे हैं, जो ऐसे लगते हैं जैसे किंकणियाँ घुंघरू बज रहे हैं। तो अरहर के सूखी फलियों में अरहर के दाने घुंघरुओं के समान बजते हैं। और जो सनई की रस्सी है वो सोने के समान लग रही है। उड़ती भीनी तैलात गंध, फूली सरसों पीली पीली, और सरसों के पीले पीले फूलों से तेल की भीनी भीनी गंध उड़ रही है। जो हरित धरा से झांक रही नीलम की कलिसी तीसी नीली, और हरी हरी धरती, हरे हरे घास में से अलसी के नीले नीले छोटे छोटे से फूल झांक रहे हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। जो रजत माने चांदी, स्वर्ण माने सोना। तो जो बौर होते हैं वो दो रंग के होते हैं, जब बौर पुराने पड़ने लगते हैं तो वो सफ़ेद हो जाते हैं और शुरू में पीले पीले कलर के होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, चांदी और सोने के समान बौरों से आम के पेड़ों की डालियाँ लद गई हैं। झड़ रहे ढाक पीपल के दल, और बरगद और पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं। और हो उठी कोकिला मतवाली, और कोयल मतवाली होकर गीत गाने लगी है। महके कटहल मुकुलित जामुन, कटहल पककर महकने लगे हैं, जाऊं है ना, और जामुन भी पक गए हैं। जंगल में झरवेरी झूली, जंगल में झरवेरी एक बेल है जो बहुत ज़्यादा फैल गई है ना, झूलने लगी है। फूले आड़ू नीम दाढ़ी, तो आड़ू नींबू दाढ़ी अनार आलू गोभी बैगन मूली, इन सब की फसलें फल फूल रही हैं। और फिर मीठे मीठे अमरूदों में अब लाल चित्तियाँ पड़ गई हैं, है ना, जो पीले और मीठे अमरूद थे उसमें वो भी पक रहे हैं, लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई हैं। और जो बेर हैं वो भी पक गए हैं, वो सुनहरे हो गए हैं, मतलब पीले पीले हो गए हैं। और आंवले के पेड़ों की डालियाँ आंवले से भर गई हैं। अवली से तरु डाल की जड़ी, है ना, तो अब आंवले के पेड़ों की डालियाँ आंवले के फलों से भर गई हैं। लह पालक, जो पालक है वो लहरा रही है, धनिया महक रहा है। लौकी और सेम फली की बेलें भी फैल गई हैं, वो भी फसलें देने को तैयार हैं, फल देने को। मखमली टमाटर, और जो टमाटर बड़े बड़े से लाल मखमल के समान लाल लाल दिख रहे हैं। मिर्चों की भी बड़े बड़े गुच्छे लग रहे हैं। बगिया के छोटे पेड़ों पर सुंदर लगते छोटे छाजन। और जो बागीचे हैं उनमें कटिंग कर दी गई है ना, मालियों ने कटिंग करके उनको संवारा है, तो वो पेड़ छोटे छोटे छातों के समान लगते हैं। सुंदर गेहूं के बालों पर मोती के दानों से हिमकन, और जो गेहूं की बालियां हैं उन पर मोती के समान उसकी बूंदें हैं। हिमकन माने उसकी बूंदें हैं, चमक रही हैं। प्रातः ओझल हो जाता भू पर आता जो उतर गगन। जब प्रातः काल के समय कोहरा पूरी धरती पर छा जाता है तो ऐसा लगता है कि आसमान धरती पर उतर आया हो, कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्या कह रहे हैं कवि कि जब प्रातः काल के समय सारी धरती पर कोहरा छा जाता है तो सब कुछ अदृश्य हो जाता, कुछ नहीं दिखाई देता। तब ऐसा लगता है कि जैसे भू पर माने जमीन पर उतर आया गगन, आसमान उतर आया हो, बादल उतर आए हों, है ना। सुंदर लगते फिर कोहरे उठते
से खेत बाग गृह वन। और जैसे धीरे धीरे ये कोहरा सूरज की किरणों के कारण छटता है तो ऐसा लगता है कि उसमें से फिर खेत बाग वन और घर दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो उठ रहे हैं, जाग रहे हैं। भालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी खेती। तो भालू के सांपों से जो जो नदियों के किनारे की रेत है वो लहरों के समान बन गई है। तो वो कैसी प्रतीत होती है? जैसे सांप अंकित हो, छपे हुए हों। और गंगा की सतरंगी खेती, गंगा के किनारे की जो रेत है ना, वो किसके समान लग रही है? ऐसे लगता है कि बालू के सांप बने हुए हों, जो लहरों से ऐसे बनी हुई रेत। और सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। और गंगा नदी के तट पर तरबूजों की जो फसल है, जो सपाट बिछी हुई है, बहुत ही सुंदर लगती है। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई। और जो बगुले हैं वो एक पैर उठा उठाकर बार अपने सिर की ओर ले जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि अपनी उंगलियों से कंघी अपने बालों पर फिरा रहे हूँ। तिरते जल में सुरखाव और हंस के जोड़े जल में तैर रहे हैं। सुरखाव पक्षी हंस। और पुलिन पर और नदी के किनारे पर मगरौठी गौरैया चिड़िया सोई हुई है, धूप सेक रही है। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, ये खुला हुआ ग्राम मणि के डिब्बे के समान लगता है, जिस पर नीलम नव आच्छादन, जिस पर ऐसा लगता है कि ये जो खुला हुआ गांव है ये मणि के डिब्बे के समान, ऐसा लगता है कि मणि का डिब्बा खुल गया और इस पर नीलम नव आच्छादन, ऐसा लगता है इस पर आकाश का नीला ढक्कन है ना। क्या कह रहे हैं समझिए कि मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, ऐसा लगता है कि मणि का डिब्बा खुल गया, ये गांव उसके समान लगता है। और जिस पर नीलम नव आच्छादन, जिस पर नव आकाश का नीला आच्छादन मान ढक्कन हो, आवरण हो भी कह सकते हैं। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, जिसकी कोई सी उपमा नहीं है, इसके समान कोई अन्य दूसरा नहीं है। हिमांत शरद ऋतु में एकदम शांत दिखाई देता है। निज शोभा से, अपनी सुंदरता से हरता जनमन, प्रत्येक के हृदय को, माने लोगों के हृदय को हर लेता है, आकर्षित करता है अपनी ओर अपनी सुंदरता से। और ये पाठ में आई सही जोड़ियां। तो हरियाली मखमल सी है, रवि की किरणें चांदी सी हैं। आम्रतरु की डालियां का है, स्वर्ण रजत मंजरियों से लद गई हैं। गंगा की खेती में बालू के सांपों सी लगती है। हेमकन तो जो है ओस की बूंदें हैं वो मोती के दानों सी लगती हैं। प्रश्न क्रमांक 1 जोड़ियां थी। प्रश्न क्रमांक 2 खेतों पर पड़ती हुई सूर्य की किरणें कैसी प्रतीत होती हैं? खेतों पर पड़ती हुई सूरज की किरणें चमकती हुई जाली, चांदी की जाली के समान प्रतीत होती है। प्रश्न क्रमांक 3 कवि ने सोने की किंकणियां किसे कहा है? उत्तर क्रमांक 3 कवि ने अरहर की फलियों में बजते हुए अरहर के दानों को सोने की किंकणियां कहा है। अब प्रश्न क्रमांक 4 हरे हरे तिनके कैसे दिखाई देते हैं? उत्तर क्रमांक 4 हरे हरे तिनके ऐसे दिखाई देते हैं मानो उन पारदर्शी हरे तिनकों में से हरा रुधिर, यहाँ ब्रैकेट के अंदर लहू, झलक रहा। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न, कविता में वर्णित खेतों के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो पूरी कविता में हमने जो जो कुछ देखा है ना, वो सारा हम लोग वर्णन करेंगे। इसको अपनी ही भाषा में वर्णन करेंगे। जैसे खेतों में दूर तक फसलें फैली हुई हैं, उन पर सूरज की किरणें उजली जाली, चांदी की जाली के समान लगती हैं। हरे तिनकों में हरा रुधिर झलकता हुआ दिखता है। आसमान धरती पर झुका हुआ है। गेहूं जौ की बालियां, गेहूं जौ में बालियां आ गई हैं और जो अरहर की किंकणियां घुंघरूओं के समान बजती हैं और तेल की गंध उड़ रही है।
जो पीले पीले फूलों से तेल की गंध उड़ रही है, और हरी धरती में से नीले नीले फूल अलसी के झलक रहे हैं, और जो पेड़ों की डालियां हैं वो बौरों से भर गई हैं, जैसे सोने और चांदी के समान बौरों से भर गई हैं। और जो कोयल है कूक रही है, और इसके साथ बहुत सी फल फूल सब्जियां, इस फल फूल सब्जियां आदि लगी हुई है। और इस यह गांव मरकत मणि के डिब्बे के समान सुंदर प्रतीत होता है, मानो जैसे इस पर आकाश का ढक्कन हो। और अगर पूरा और ज्यादा बताना चाहें तो बता सकते हैं। कवि ने ग्राम की तुलना मरकत के डिब्बे से क्यों की है? क्योंकि कवि ने ये जो गांव है, ये इसमें इतनी अधिक खूबसूरती है कि ये मणि के डिब्बे के समान लगता है। जिस तरह मणि डिब्बा खुलते ही चमक उठती है, वैसे ही ये गांव भी प्रातःकाल होते ही अत्यंत शोभित होता है। सभी तरफ हरियाली है, खूबसूरती है, तो यह ऐसा लगता है कि जैसे मणि का डिब्बा खुल गया। भाव विस्तार कीजिए। तो भाव विस्तार माने अपन ने जो कविता का अर्थ देखा है सेम वैसा ही होगा कि रोमांचित सी लगती वसुधा। जो धरती है वो जब उसमें काहे की कहना जौ गेहूं की बालियां आ गई हैं, तो वो रोमांच का अनुभव कर रही है नई नवेली दुल्हन के समान। और इसके साथ ही जो सने की रस्सी वो सोने के समान है। अरहर में की फलियों में घुंघरू किंकणियों के समान बज रहे हैं। दाने किंकणियों घुंघरों के समान बज रहे हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से माने चांदी और सोने के समान बौरों से पेड़ों की डालें लद गई हैं, और कोयल मतवाली होकर ढाक और पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं, और कोयल मतवाली होके कूक रही है। निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखो। तो पर्यायवाची शब्द रवि, दिनकर, दिवस, दिनकर। देखिए पर्यायवाची शब्द में दिवस नहीं, दिवस दिन का पर्यायवाची शब्द है। तो अब है सूरज, दिनकर, दिवाकर, धरती, भूधरा, पृथ्वी, जंगल, जंगल, वन, कानन, अरण्य, वृक्ष, पेड़, पादप, तरु, आकाश, अंबर, गगन, क्षितिज, व्योम, कुछ भी क्षितिज कठिन लगे तो व्योम कर ले, और देशज शब्द और मानक शब्द। ये क्या होते हैं? मानक शब्द जो हिंदी भाषा के, जो किताबों की भाषा होती है ना, उसे मानक शब्द कहते हैं, है ना। हमारी बोलचाल की भाषा तद्भव शब्द उसमें रहते हैं। और देशज जो ग्रामीण गांव में बोले जाने वाले शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। तो आप इस कविता में ग्रामीण शब्दों को अलग कर लें, और जो हम लोग बोलचाल किताब पुस्तकों की भाषा वाले शब्द मानक शब्द कहलाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आपको पाठ ये ग्रामश्री कविता समझ आ गई है, तो इसमें से जो कुछ भी आप इन संकेतों में जो कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं। और ठीक है, गॉड ब्लेस यू बच्चों।